हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है यानी कि एनसीईआरटी का जो 12th क्लास का जो फर्स्ट बुक है हमारा कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका हम चैप्टर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर इसका तीसरा रहने वाला, यानी कि आज हमारा इसका तीसरा लेक्चर रहेगा। इससे पहले हमने दो लेक्चर और डिस्कस कर लिया इसी चैप्टर से रिगार्डिंग, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। इन दो लेक्चर में हमने इन दो लेक्चर में समझा था कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके बारे में, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो सुपरमेंसी है उसका टोटल सब ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्फ्लेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मिलिट्री कैपेसिटी, फिर हमने वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल पावर के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था लेक्चर फर्स्ट में ही ये सारे पॉइंट्स हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था। फिर हमने जो आगे डिस्कस किया था फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि जो पहला खाड़ी वॉर हुआ था, खाड़ी युद्ध, जो कि 1990 से लेकर 1991 के बीच में हुआ था, जिसमें वर्ल्ड पे पूरी तरीके से यूएसए का दबदबा यानी कि वर्चस्व स्थापित हो गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहला गल्फ वॉर हुआ था उसके खत्म होने के बाद ही वर्ल्ड लेवल पे किसकी हेजेमनी हो गई थी, तो यूएसए की। क्यों? क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। उसके बाद जो हमारा जो बायो बायो यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो हमारा दो ध्रुवीयता था वो अब एक ध्रुवीयता पे रह गया था, जिसकी वजह से यूएसए को टक्कर देने वाला दुनिया के यानी कि विश्व स्तर पे कोई देश नहीं बचा था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहला खाड़ी वॉर के बाद ही क्या है, विश्व स्तर पे यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, हम कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे क्या है, तो यूएसए का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था हमने? फिर हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था। फिर हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक हमने, यानी कि टारगेट ऑफ ऑपरेशंस डेजर्ट यानी कि क्या लक्ष्य था उसका, ये हमने फर्स्ट लेक्चर तक डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकेंड लेक्चर में कि खाड़ी युद्ध की क्या परिणाम निकल के आए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे उनके शासनकाल में कौन कौन से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से मिलिट्री एक्शंस लिए गए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि नाटो के बारे में, नाटो की कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में नाटो की स्थापना की गई थी, लेकिन कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी नाटो अस्तित्व में बना रहा। आज भी हम देखते हैं कि नाटो में टोटल 30 नेशंस हैं, जिसकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कोल्ड वॉर के टाइम पे 12 थी, आज बढ़कर के कितनी हो गई है, 30 हो चुकी है। इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने आगे डिस्कस किया था क्या, फिर हमने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का उदय हुआ था उस पर हमने डिस्कस किया था। फिर 9/11 की जो घटना है, यूएसए के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर इसके अगेंस्ट में क्या एक्शंस लिए गए थे, किस तरीके से टेररिज्म के अगेंस्ट में ग्लोबल फाइट की गई थी, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ में वैश्विक लड़ाई के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था कि इराक की पर आज हम, यानी कि आज जो हम लेक्चर थर्ड डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इराक पर जो आक्रमण किया गया था, हमला किया गया था, अटैक किया गया था यूएसए के द्वारा, वो कितना सक्सेस था उसका हम रिव्यू करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, रिव्यू वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इराक के ऊपर जो आक्रमण किया गया था यूएसए के द्वारा, उससे रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस है, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि सुपरमेंसी का क्या मतलब होता है, यानी कि वर्चस्व का क्या अर्थ होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे आज हम कि जो यूएसए यानी कि अमेरिकन जो सुप्रीमेंसी है, सैन्य क्षमता के रूप में डिस्कस करेंगे। फिर हम उसका रक्षा बजट डिस्कस करेंगे। आज यूएसए का जो डिफेंस बजट है उस पर एक नजर डालेंगे कि किस तरीके का आज जो, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी विश्व शक्ति मानते हैं, उसका डिफेंस बजट कैसा है। फिर हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में क्या, फिर हम बात समझेंगे कि किस पर्पस से मिलिट्री फोर्स यूज किया जाता है। फिर बात करेंगे कि
जो यूएसए का जो हेजेमनी है, अमेरिकन जो हेजेमनी है वेल्थ एंड स्ट्रक्चरल पावर के बेस पे उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इन इसके अंदर जो 6 पॉइंट्स है कि अमेरिका का रोल किस तरीके से है राइजिंग करने में पब्लिक गुड्स, जिसे हम सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं, जिसमें किसी एक का अधिकार नहीं होता है, सबका अधिकार होता है। जैसे कि ऑक्सीजन, यानी कि हम बात करते हैं हमारे इन्वायरमेंट, ओशियंस, एयर, वाटर, ये ऐसी चीज है जिसपे किसी एक व्यक्ति का या किसी एक देश का अधिकार नहीं है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसी में जो 6 पॉइंट्स हैं कि अमेरिका जो दुनिया के साथ अपने ट्रेड को शेयर करता है उस पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से आज जो हम दुनिया के लेवल पे जो हम ट्रेड देखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं, वो किस में डील किए जाते हैं, तो यूएस डॉलर में। तो ये बताता है कि आज भी कहीं ना कहीं यूएसए का क्या है, वर्ल्ड लेवल पे वर्चस्व है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे किस बारे में, माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि आज हम अपने मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर में यूज करते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज करते हैं विंडोज। अभी जैसे कि 11 चल रहा है, विंडो 10, जो कि यूएसए की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में। ट्रेड मैनेजमेंट में भी क्या है कि आज भी बहुत से स्टूडेंट्स जो कि होनहार बच्चे होते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस ज्यादा अच्छी होती है, वो आज भी यूएसए जैसी कंट्री में जाकर के वो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफी अदर कंट्रीज, एशिया और अफ्रीकन कंट्री के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशंस। आज का डिस्कशन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा वीडियो सीरीज चलता है वो किस तरीके से चलता है। हमारा जो वीडियो सीरीज का जो पैटर्न है, हम मंडे से लेकर के सैटरडे तक जो हमारा एनसीईआरटी की बुक है, अभी तो एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी, जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक की फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बुक कंप्लीट कर रखी है। अभी हमारा 12th चल रहा है, 12th क्लास का फर्स्ट बुक जो कि हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर अभी हमारा तीसरा चल रहा है, पहला और दूसरा ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसी के पैरेलल में हमारी एक स्टैंडर्ड बुक चल रही है पॉलिटी की, वो है एम लक्ष्मीकांत, यानी कि एम लक्ष्मीकांत की। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जो कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक है, विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। यानी कि अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो इसका आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाली भी वीडियो मिल जाएगी, जो कि आपके प्रीलिम्स के बेस पे उसमें मैंने क्वेश्चन सेट किए थे और उस पर डिस्कस किया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते। और इन दोनों पार्ट का आपको एक कंप्लीट 2 टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं। और संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, हर संडे संडे को। अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है, फर्स्ट यूनिट जो कि है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमने एशियन, मिडिवल और मॉडर्न ये तीनों कंप्लीट कर लिया, और अभी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने कल, यानी कि संडे को वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने इसको मंडे को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 2007 से लेकर के 2009 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किया था। और इस संडे हम 2010 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारा ये वीडियो पैटर्न इस सीरीज में चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, जो कि है इराक के ऊपर जो आक्रमण किया गया था यूएसए के द्वारा, हम उसका एक रिव्यू करते हैं। अगर हम उसके रिव्यू की बात करते हैं, जैसे ही युद्ध बात करते हैं, जैसे ही युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अमेरिका ने जब ये कहा कि इराक के अंदर जो तानाशाह है, यानी कि इराक को तानाशाह से मुक्त कराने के लिए, वहां पे डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए क्या है, वो सैन्य कार्रवाई करेगा, यानी कि उस पे आक्रमण करेगा। जो कि प्रेसिडेंट जो बुश है, उसके डिसीजन में बहुत से नेशंस एग्री नहीं थे।
तो इससे कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही निकल के आता है कि अमेरिका को विश्व मॉरल पुलिस की भूमिका निभाने का राइट्स किसने दिया? पहला पहला ही क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं ये भी। उसी में ये निकल के आता है कि यदि अमेरिका के प्रति, यानी कि यदि अमेरिका डेमोक्रेसी की यानी कि हम बात करते हैं कि यानी कि यदि लोकतंत्र के प्रति अमेरिका की इतनी ही गहराई आस्था है, तो यह प्रश्न निकल के आता है, तो पाकिस्तान में जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, यानी कि परवेज मुशर्रफ, यानी कि मुशर्रफ के प्रति इतनी नरमी क्यों है, वो इतने सॉफ्ट क्यों है पाकिस्तान को लेकर के। उसी में ये क्वेश्चंस भी निकल के आता है, अमेरिका आज भी बहुत से ऐसे तानाशाह देश हैं जिसमें वो आज भी उससे सॉफ्ट पावर डील रखता है। ये कुछ पहला क्वेश्चंस निकल के आता है। दूसरा क्वेश्चंस क्या निकल के आता है? दूसरा क्वेश्चंस ये निकल के आता है कि क्या हमें किसी देश के आंतरिक मामले में सैनिक हस्तक्षेप स्वीकार करना चाहिए या नहीं? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि यूएसए की नजर में इराक के तेल पर है, तो इराक पर आक्रमण कर लोकतंत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 30 दिसंबर 92 यानी कि 30 दिसंबर 13 दिसंबर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को जब फांसी दे दी गई, सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद इराक भी आज के टाइम पे भी क्या है, वो शांति का क्षेत्र नहीं बन पाया, जिसमें इराक के करीबन 6 लाख लोग मारे गए और 3,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। तो इन सब से पता चलता, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो अमेरिकन सिटी है, वो जो अमेरिकन सिटीजन्स है वो बार बार इस चीज को कंप्लेंट करते हैं कि वो जितनी भी जो यूएसए ट्रुप्स हैं जो कि इराक में, उसे वापस कब लाया जाएगा, यानी कि कब उसे बुलाया जाएगा। तो 2011 के एंड में यूएसए ने जितने भी जो ट्रुप्स थे इराक के अंदर, उसको उन्होंने वापस बुलाना शुरू कर दिया। कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, it can be said the American invasion of Iraq was unsuccessful on both military and political ground। जैसे ही 2011 के एंड में यूएसए के द्वारा उसकी जो ट्रुप्स हैं, मिलिट्री हैं, जैसे ही इराक से वापस बुलाए गए, तो उस टाइम अगर हम बात करते हैं मिलिट्री लेवल पे और पॉलिटिकल ग्राउंड पे, दोनों पे ही यूएसए क्या है, अनसक्सेसफुल रहा। अब हम क्या आगे बात करते हैं किसके बारे में, कि सुपरमेंसी का मतलब क्या होता है। जो हमारा वर्चस्व है, उसका हमने पहले ही बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था कि वर्चस्व का मतलब क्या होता है। अगर हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है, यानी कि कोई ऐसा थिंग्स नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, उसे हम अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, आंक सकते हैं, जिसे कहते हैं आंकना। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आंक सकते हैं, यानी कि इसका तो प्रभाव को आंका जाता है। जो सुपरमेंसी है, इसके प्रभाव को क्या किया जाता है, नापा जाता है, यानी कि इसके इफेक्ट्स को जज किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे, तो एप्पल कहाँ की, यूएसए की कंपनी है। हमें पता है कि फोन के मार्केट में अगर कोई सबसे बढ़िया फोन है, तो वो किसका है, एप्पल का। क्योंकि हम उसको किसमें इसके इफेक्ट को हम इस पे जज करते हैं, सिक्योरिटी के मैटर पे, यानी कि फोन के मार्केट पे दबदबा किसका चलता है, एप्पल का। इसी तरीके से जो सुपरमेंसी है, इसको ना हम देख सकते, ना छू सकते, इसके इफेक्ट्स को हम सिर्फ जज करते हैं। आप अगर बात करते हैं किस पे, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इसको तो सुपरमेंसी को। जैसे कि आज हम बात करते हैं किस बारे में, यूएसए। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे यूएसए का दबदबा इसीलिए है क्योंकि उसको आज के टाइम पे चुनौती देने वाला कोई भी स्टेट नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को हम स्टेट्स कहते हैं, तो कोई भी ऐसा स्टेट्स नहीं है। फिर वहीं पे बात करते हैं आज के टाइम पे, अगर हम वर्चस्व की बात करते हैं, तो अगर हम सुपरमेंसी की डिफिनेशंस अगर हम शॉर्ट में बात करें, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रण करने वाली की जो क्षमता है, जिससे हम उसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं, ऐसी व्यवहार को सक रोक सके, हमें नापसंद करे।
तो इस स्थिति को कहते हैं हम सुपरमेंसी। आज के टाइम पे जैसे हम बात करते हैं मार्केट में, तो आज के टाइम पे एक मार्केट में ट्रेडिशन है जीन्स शर्ट का। फूड में बात करते हैं तो बर्गर, पिज़्ज़ा की। तो जिसे हम जब देखते हैं तो हमारी पहली चॉइस निकल के आती है मार्केट में, जब हम चाहते हैं तो कि हम पिज़्ज़ा खाएँ, बर्गर खाएँ। तो बर्गर कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। तो वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ना चाहते हुए भी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इससे पता चलता है कि यूएसए की क्या सुपरमेंसी है, क्या दबदबा चलता है उसका हर एक फील्ड में। अगर हम मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो यूएसए का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मिलिट्री इक्विपमेंट यूज़ करता है। हर मोस्ट ऑफ द कंट्री चाहती है कि वो यूएसए के साथ डिफेंस डील साइन करे या डिफेंस डील करे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो यूएसए के पास आज के टाइम पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिफेंस से मैटर पे, वो अभी तक मोस्ट ऑफ द नेशंस डेवलप ही नहीं कर पाई है। कि क्या इसमें जब हम सुपरमेंसी की बात करते हैं तो इसमें क्या है, बिना किसी फोर्स के क्या है अपना मनचाहा काम करवाया जा सकता है। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है सुपरमेंसी। बहुत से नेशंस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आज यूएसए के साथ उनके रिलेशंस क्या हो, काफी ज्यादा अच्छे हो, ताकि उस सुपर यानी कि सुपरमेंसी नेशंस का वो क्या कर सके, अपने लिए क्या कर सके, वो यूज कर सके। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ये हमेशा चाहता है कि उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड हो वो ज्यादातर किसके साथ हो, यूएसए, यानी कि उसकी जो रिलेशंस है वो यूएसए के साथ हमेशा ही। तो इस तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं किसी के व्यवहार को कंट्रोल करना, वो क्या हो सकता है, हमारा सुपरमेंसी हो सकता है, उसे हम सुपरमेंसी कह सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं द यूनाइटेड स्टेट ओनली एक ऐसा सुपरमेंसी है जो कि लेफ्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशंस ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि जैसे ही सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ एक सुपर पावर निकल के आया, वो था यूएसए। हर एक नेशन चाहता है कि उसका जो रिलेशन है वो सुपर यानी कि सुपर पावर कंट्री के साथ हमेशा ही अच्छा रहे। दिस पुट एंड द बायोपोलर पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड बिकम द यूनिपोलर। बायोपोलर पॉलिटिक्स खत्म होकर के फिर किस पे बन के रह गया, वो यूनिपोलर यानी कि एक ध्रुवीयता बन करके रह गया। 20वीं सेंचुरी में राइज हुआ कि अमेरिका अब सुपरमेंसी यानी कि अमेरिका अब एक पावरफुल कंट्री बन गया, जिसकी वजह से जिसमें किसमें, तो मिलिट्री फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में और कल्चर कल्चर के फील्ड में। तो क्योंकि उसको अब टक्कर देने वाला कोई भी नेशन नहीं बचा था। अगर हम बात करते हैं तीन डायमेंशंस जिसके बारे में हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री के हेजेमनी वर्चस्व पावर्स को हम नापते हैं। पहला है हमारा मिलिट्री कैपेसिटी। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो इंडिया वर्ल्ड लेवल पे पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमिक आता है। मिलिट्री कैपेसिटी की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे आता है। फिर बात करते हैं उसके कल्चर हेजेमनी यानी कि उसकी जो सांस्कृतिक वर्चस्व है उसके बारे में। तो इन तीन चीजों पे क्या है, किसी भी कंट्री के वर्चस्व को नापा जा सकता है। अगर हम यूएसए के वर्चस्व की बात करते हैं तो यूएसए की वर्चस्व को भी हम इन तीन डायमेंशंस पे नाप सकते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी पे, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पे, और उसका जो कल्चर हेजेमनी है, स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ एंड जो कल्चर हेजेमनी है उसके बेस पे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिट्री कैपेसिटी के बारे में। इस बारे में मिलिट्री कैपेसिटी, अगर हम हेजेमनी वर्ल्ड वर्ड का अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब आता है निकल के डोमेन्स, मीन्स होता है लीडरशिप। डोमेन्स का मतलब होता है लीडरशिप यानी कि अगुवाई करने वाला। ग्रीक के अंदर एशियन टाइम में ग्रीक के अंदर बहुत से ऐसे सिटीज और स्टेट्स थे, जैसे कि आपका बात करते हैं एथेंस, सप्तरा एंड मिलोन। जिसमें अगर हम हेजेमनी की बात करते हैं तो हेजेमनी वर्ड डिस्क्राइब के लिए यूज किया जाता था इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरियोरिटी ऑफ एथेंस के लिए। अमेरिका की अगर बात करते हैं आज के टाइम पे 700 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं आउटसाइड टेरिटरी में, किसका, तो सिर्फ एक यूएसए का। जिसमें यूएसए आज के टाइम पे काफी ज्यादा कैपेबल है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में, किस वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में मिलिट्री एक्शंस लेने के लिए।
क्यों? क्योंकि मात्र एक यूएसए के कितने 700 मिलिट्री बेसेस हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग यानी कि आउटसाइड टेरिटरी में। इसलिए आज के टाइम यूएसए क्या है, पूरी तरीके से कैपेबल है किसी भी नेशंस के अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शंस लेने के लिए। यूएसए की बात करते हैं, सीक्रेटली अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे समझे, जब यूएसए के द्वारा गुप्त रूप से, यानी कि अगर बात करते हैं अगर हम एग्जांपल के बात तौर पे बात करें तो यूएसए के द्वारा सीक्रेट यानी कि सीक्रेटली मिलिट्री सेंड किए गए थे सद्दाम हुसैन को मारने के लिए। सॉरी, सद्दाम हुसैन नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसको किल करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो छुप के बैठा था अ, ओसामा, यानी कि ओसाम बिन लादेन को 2011 में। तो इस चीज के बारे में पाकिस्तान का रेडार सिस्टम इस चीज को क्या नहीं कर पाया, डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला था कि यूएसए की जो मिलिट्री है वो ओसाम बिन लादेन को मार करके चलेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि कितन मिलिट्री कैपेबिलिटी आज की यूएसए की कितनी ज्यादा एडवांस है। मात्र 40 मिनट के अंदर अंदर यूएसए की मिलिट्री पाकिस्तान में गई 2000 मई 2011 में, और ओसाम बिन लादेन को मार करके वो वापस अपनी जगह पे पहुंच गई, और जो पाकिस्तान का जो रेडार सिस्टम था उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो इससे हमें पता चला कि यूएसए की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा एडवांस है। फिर बात करते हैं यूएसए का जो डिफेंस बजट है। अगर हम यूएसए की डिफेंस बजट की बात करते हैं, करेंटली अभी के टाइम पे यूएसए की जो डिफेंस बजट है वो कितना है, $600 मिलियन, जो कि 12 दर्जन यानी कि बहुत से ऐसे पावरफुल नेशन है जिनकी यानी कि अगर इनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उनसे ज्यादा अकेला यूएस क्या करता है, अपने मिलिट्री डिफेंस पे खर्च करता है। जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं, चाइना, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यानी कि कई नेशंस के बराबर यूएसए अकेला अपने मिलिट्री पे क्या करता है, खर्च करता है। 2004 की बात करते हैं तो 2004 में यूएसए की मिलिट्री बजट कितना था, तो 455.9 मिलियन मिलियन यूएस डॉलर, और चाइना का उस टाइम पे कितना था, तो 84.2 मिलियन डॉलर। रसिया का कितना था, ओनली 61.5 मिलियन डॉलर। 2015 से 16 तक अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के द्वारा अनाउंस किया गया था कि अब उनका जो डिफेंस बजट होगा वो कितना होगा, $600 मिलियन। और इसी वजह से आज अगर हम दुनिया वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो यूएसए का क्या है, मिलिट्री पावर, जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा एडवांस है। बात करते हैं कि 40% ऑफ द वर्ल्ड मिलिट्री इक्विपमेंट अकेला यूएसए मैन्युफैक्चर करता है। 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी: वॉर टेक्नोलॉजी, वॉर एंड मिलिट्री फोर्सेस, आर्म्स, इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री लीडरशिप। 4 फैक्टर पे वो अपने बजट को कंट्रीब्यूट करके रखता है। पहला आपका मिलिट्री कैपेबिलिटी में आ गया, वॉर टेक्नोलॉजी, मिलिट्री फोर्स एंड आर्म, इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री लीडरशिप। तो ये था हम यूएसए का डिफेंस बजट। अब बात करते हैं किस पर्पस से मिलिट्री फोर्स का यूज किया जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो जो मिलिट्री फोर्स है उसका यूज 4 डायमेंशंस पे किया जाता है, यानी कि 4 पर्पस से किया जाता है। पहला, जीतने के लिए, यानी कि कह सकते हैं विजय प्राप्त करने के लिए। दूसरा, प्रिवेंट फॉर रेसिस्ट एन एनिमी अटैक, यानी कि शत्रु के आक्रमण को रोकने के लिए और उसे विफल बनाने के लिए, फेलियर बनाने के लिए। तीसरा, जो भी एनिमीज है उसको पनिश करने के लिए, यानी कि उसे दंड देने के लिए। चौथा, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन एनी रीजन, किसी भी प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन 4 पर्पस से मिलिट्री फोर्स का यूज किया जाता है।
अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, अमेरिका हैज ए मनी एज वेल्थ एंड स्ट्रक्चरल पावर के बेस पे, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व धन दौलत और ढांचागत ताकत के रूप में। अगर हम बात करते हैं वेल्थ एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे, आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डोमेन्स, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज और वेल्थ, ये दोनों क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, डोमेन्स का। द रिसोर्सेज ऑफ एनी नेशन इफेक्ट इट्स पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, किसी भी कंट्री का जो रिसोर्सेस है वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, यानी कि जो राजनीतिक बात करते हैं स्ट्रेंथ, जो मजबूती है उसको जरूर उसको हमेशा से ही वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। वेल्थ इंक्लूड्स मैनी थिंग, जिसमें कि आपका नेशंस के अंदर लैंड एरिया, पॉपुलेशंस, गुड्स ग्रेन, मिनरल्स जिसमें आपका कोयला, आयरन, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। फिर आपका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, ये वो सारे डायमेंशंस हैं जो कि क्या करते हैं, एक नेशंस का जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उस पे वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और इससे पता चलता है कि उनका जो वर्चस्व है, उनका जो वेल्थ है इंक्लूडेड, वो किस तरीके से है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं या अदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या अदर नेचुरल रिसोर्सेज है, वो उसका यूटिलाइज किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी है कि अगर हम बात करते हैं कि जो भी खनिज पदार्थ या जो भी प्राकृतिक संसाधन है कि पर्याप्त नहीं, उनके उपयोग और संपूर्ण विकास की भी आवश्यकता होती है। इसके बिना क्या है, कोई भी स्ट्रक्चरल या बात करते हैं ढांचागत ताकत हासिल नहीं किया जा सकता है। और अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व की एक झलक हमें इन 6 पॉइंट्स में देखने को मिलती है। पहला है हमारा अमेरिकन रोल इन राइजिंग पब्लिक गुड्स। अगर हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं तो पब्लिक गुड्स उस चीजों को कहते हैं जिसपे किसी भी एक नेशंस का अधिकार नहीं होता है। जैसे कि हमारा ओशियन है, एटमॉस्फेयर है, फिर हमारा वाटर है, ये ऐसे रिसोर्स, ऐसे गुड्स हैं जिसपे किसी एक नेशंस, एक पर्टिकुलर पर्सन का अधिकार नहीं होता। ऐसी चीजों को हम क्या कह सकते हैं, ऐसी चीजों को हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं ओशियंस के बारे में, यानी कि जो सीमा क्षेत्र से बाहर है, जो कि किसी भी नेशंस के सीमा क्षेत्र से वो बाहर आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम अंडर द कलेक्टिव गुड्स। These are used by the merchant ships around the world for import and exports, जिसे मर्चेंट के द्वारा हम या शिप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं ओशियंस के माध्यम से। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द सी ट्रेड रूट्स सेफ, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो सी रूट्स हैं वो क्या हो, सुरक्षित हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो ब्रिटिश नेवी थी वो डिक्लाइन कर गई, यानी कि वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सी रूट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या होगी, किसके हाथों में चली गई, यूएसए के हाथों में चली गई। तो यहाँ पे क्या है, एक अमेरिका का रोल राइज हुआ किसके लिए, गुड सर्विस के लिए। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन नेवी डिक्लाइन हुई, तो जो ओशियन रूट्स की जो सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके हाथ में चली गई, यूएस, यानी कि अमेरिकन के हाथ में, अमेरिका के हाथ में चला गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट में आता है अमेरिकन शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि विश्व व्यापार में अमेरिका का हिस्सा। अगर हम विश्व व्यापार में अमेरिका के हिस्से की बात करते हैं तो सेलिंग ऑफ अदर कंट्रीज इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, यानी कि जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपने गुड्स या सर्विसेज को बेचता है उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। वहीं पे जब कोई कंट्री अब कोई गुड्स या सर्विसेज को खरीद करके अपनी कंट्री में लाता है उसको कहते हैं हम इंपोर्ट। तो अमेरिका और यूरोप यूनियन का टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड की बात करते हैं वो कितना है, 15.5%, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू मैक्सिमम ट्रेड विद अमेरिका, यानी कि दुनिया के अधिकतर देश सबसे ज्यादा अमेरिका के ही व्यापार करते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, तीसरा जो हमारा पॉइंट है
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जुलाई 1944 यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने को आया, तो उस टाइम 40 देशों ने मिलकर के कहाँ पे, ब्रेटन वुड्स जो प्लेस है कहाँ पे, तो न्यू हेमिस्फेयर स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, वहां पे वो बैठे, उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें ये डिसाइड किया कि एक न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश किया जाएगा। कब? दूसरे वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। जिसके वजह से जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम का नाम क्या पड़ा था, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम पड़ा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे स्थापित किया गया था, जिसमें अमेरिका की करेंसी जो डॉलर है उसका यूज किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड पे, एक्सचेंज रेट पे, जिसके वजह से फिर वो क्या, इंटरनेशनल ट्रेड्स गुड्स वेयर ट्रांसैक्ट थ्रू द डॉलर, यानी कि फिर इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी गुड्स और सर्विसेज बेचे और खरीदे जाने लगे, वो किस में खरीदा और बेचा जाने लगा, यूएसए डॉलर में। जिसके वजह से आज भी अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो यूएसए डॉलर क्या है, एक पावरफुल करेंसी के रूप में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही की गई थी, जिसमें टेक के यानी कि जितनी भी जो ट्रेड है और कॉमर्शियल पॉलिसीज है, जो कि कस्टम्स एंड ट्रेड कंसेंस, इन सबको क्या करेगा, इन सबकी वो क्या करेगा, केयर करेगा, और इसको फॉर्म किया गया था 1947 में, जिसे किसका नाम दिया गया, गेट का नाम दिया गया, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। जनवरी 1995 में गेट्स ने किसका नाम, गेट्स के द्वारा क्या स्थापित किया गया था, किस फॉर्म में निकल के आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में निकल के आया। और उसके बाद भी वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स पे क्या है, अगर जो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस पे आज भी क्या है, यूएसए का डोमेन यानी कि डोमिनेटेड है। आज भी हमें यूएसए का ही वर्चस्व इस पे ज्यादातर देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं अगर हम अपने फोर्थ, तो वो निकल के आता है विंडोज सॉफ्टवेयर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए जो विंडोज है, सॉफ्टवेयर है, को अन्य सभी व्यक्ति बनाकर नहीं बेच सकते हैं। इस टेक्निक पर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ही क्या है, मोनोपोलीज है। क्या है, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है किसी एक ही व्यक्ति का पूरा अधिकार होना, जिसकी वजह से एक क्या है, इस कंपनी के जो मालिक बिल गेट्स हैं, वो दुनिया की क्या है, सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। अगर हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो ऑल्सो किसके द्वारा बनाया गया था, यूएसए के डिफेंस डेवलपमेंट एंड रिसर्च डिविजन ऑफ अमेरिका के द्वारा इसे बनाया गया था। इस टेक्नोलॉजी को 1950 में लाया गया था, यूज में लाया गया था, जिसमें साइंटिस्ट और जो कंप्यूटर इंजीनियर है वो क्या करेंगे, अपने डाटा यानी कि अपने इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे से शेयर करेंगे मिलिट्री एंड साइंस के साथ। और 1990 में इसे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी, इसके लिए सर्विसेज इसकी स्टार्ट कर दी गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वो भी किसकी देन है, तो यूएसए की ही देन। आज के समय में जो हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं हर क्षेत्र में होने लगा है, चाहे हम स्टडी के पर्पस की बात कर लें, बिजनेस के पर्पस की बात कर लें, कम्युनिकेशंस के पर्पस से बात कर लें, मिलिट्री के पर्पस से बात कर लें, तो आज इंटरनेट का यूज मोस्टली हर जगह पे किया जाने लगा है। अब बात करते हैं हम अपने 6 पॉइंट्स के बारे में। 6 पॉइंट का मतलब जो है हमारा ट्रेड मैनेजमेंट। अगर हम ट्रेड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अमेरिका ने जो हमारा फ्री ट्रेड है को बढ़ावा देने की जो क्या है, वो हमेशा से ही उसकी पैरवी की, और आर्थिक गतिविधि में सरकार का इंटरफेयर करने का उसने हमेशा ही विरोध किया था। अगर हम बात करें आर्थिक जो हमारा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा आर्थिक गतिविधि विशेषकर जैसे कि हमारा ट्रेड इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक कुशल प्रबंधन चाहिए। इस सच्चाई को अमेरिका ने 19 शताब्दी यानी कि 19 सेंचुरी के अंतिम वर्ष में ही समझ लिया था। दस का अगर सबसे पहला बिजनेस स्कूल कहाँ है, यूएसए में खोला गया था, कब, तो 1881 में।
कहाँ पे? तो पेंसिल्वेनिया में, जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो अगर बात करते हैं वॉर्टन स्कूल आज के टाइम पे कहलाता है। बाद में वहाँ बिजनेस प्रबंधन की रक्षा के लिए क्या है, एक से एक बढ़िया संस्था कायम किए गए, बनाए गए, जिससे प्राप्त डिग्रियां बहुत ही उच्च कोटि की मानी जाती है, बहुत ही हाई लेवल की मानी जाती है, हाई क्वालिटी की मानी जाती है। और इन संस्थाओं को जो भी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध है, उसका यह अमेरिकी यानी कि अमेरिका की अपार संपदा रखी हुई है, यानी कि संपदा इस पे है। इसीलिए न केवल एशिया और अफ्रीका बल्कि यूरोप के कई देशों के भी छात्र क्या है, यहाँ पे पढ़ने और लिखने के लिए जाते हैं, और उसमें पढ़ने लिखने के लिए हमेशा ही क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि उनका भी एक ड्रीम रहता है कि वो यूएसए में जा करके पढ़े। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने अपने जो डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम कल इसका लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे, तब इससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपने इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर आपका एटलीस्ट 4 एंड 5th लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।